कौन है? दानिश है? स्टार्ट कर दिए? अच्छा, हाँ जी। कह रहा है कि इसमें से 6 लेटर कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी के लेटर्स में से 6 का सिलेक्शन करना है। सुन लीजिए, अब एक्चुअली यहां देखा जाए तो 3 O है और 2 P है, 2 R है, T है, I है, N है। इतना ही है ना? 2 3 और 4 7 3 10, 2 4 6 8 10, यही है ना? 10 हो गया। तो देखिए, हमने जो कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो, यानी कि 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होते, उसमें से 6 का सिलेक्शन करना होता है। तो सीधे से फॉर्मूला बेस्ड अभी तो नहीं समझ आया, ये तो बीचों बीच में चल रहा है। चलिए खैर, अब आज खत्म होने वाला है, कल से नया चैप्टर से होगा। ये आखिरी टॉपिक है और कल ही बता दिया था ये बिल्कुल टफ सा टॉपिक है। चलिए खैर सुनिए, तो हमने ये कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होते और देन 6 का सिलेक्शन करना होता, तो सीधे सा फॉर्मूला था 10C6 नहीं, और 10 आइडेंटिकल होते देन उनमें से 6 का सिलेक्शन कितने तरीके से होता? एक तरीके। अगर आइडेंटिकल हैं देन उनमें से आर का सिलेक्शन करना है तो सिर्फ एक तरीका। तो सारे डिस्टिंक्ट हो उसके लिए पढ़ रखा था, सारे आइडेंटिकल हो उसके लिए पढ़ रखा था। यहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल बदला हुआ है, डिस्टिंक्ट भी है, आइडेंटिकल भी है, तो इसके लिए डायरेक्टली हमने कोई कंसेप्ट नहीं पढ़ा था। तो यहाँ पे अब हमें मैनुअली सोचना होगा कि भाई कि इनमें से 6 ऑब्जेक्ट जो सिलेक्ट करने जा रहे हैं वो हम कब कितने डिस्टिंक्ट ले रहे हैं, कितने आइडेंटिकल ले रहे हैं, उसके हिसाब से अलग अलग केसेस बनते जाएंगे। यानी कि कंसेप्ट वही लगेगा लेकिन उनको मिक्स कर दिया जाएगा कि जैसे डिस्टिंक्ट का सिलेक्शन करना है एन में से आर का तो एनसीआर, आइडेंटिकल में से आर का सिलेक्शन करना है तो 1। अब यहाँ दोनों मिक्स है, तो पहले हमें देखना होगा कि भाई हम कितने डिस्टिंक्ट ले रहे हैं। जितने डिस्टिंक्ट लेंगे उसमें एनसीआर का कंसेप्ट लग जाएगा, और जो आइडेंटिकल लेंगे उसमें 1 वाला कंसेप्ट लग जाएगा, और तब उसके बाद मिला करके दोनों से आंसर देंगे। अब यहाँ पे डिस्टिंक्ट और आइडेंटिकल में से 6 सिलेक्ट करना है, तो अब कैसे हम ले सकते हैं? तो एक सिस्टमेटिक तरीके में सोचते हैं। जैसे अगर हम चाहें कि भाई मैक्सिमम आइडेंटिकल ले लें, जैसे 6 वो एक ही जैसे ले लें, तो वो पॉसिबिलिटी तो है नहीं। समझ रहे हैं क्या करूं? 6 का सिलेक्शन करना है
आइडेंटिकल और डिस्टिंक्ट मिला के, तो उसके कई सारी पॉसिबिलिटी होगी ना, वही पॉसिबिलिटी मैं देखने जा रहा हूँ। तो उसको भी ऐसे रैंडम उल्टा सीधा तो नहीं देखेंगे, एक सिस्टमेटिक तरीके में पहले मैक्सिमम डिस्टिंक्ट से शुरू करते हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि 6 एक जैसे ले लूं, तो वो तो पॉसिबल है नहीं। 5 एक जैसा, वो भी पॉसिबल नहीं है। 4 एक जैसा नहीं है पॉसिबल। 3 एक जैसा, वो पॉसिबल है। तो इसका मतलब कि एक केस बनेगा कि 3 आइडेंटिकल ले लें, अब जो 3 बचे उन तीनों को भी एक जैसा ही ले लें, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब 3 आइडेंटिकल के बाद जो 3 बचे उसमें से 2 आइडेंटिकल और एक डिस्टिंक्ट करके इस तरीके से हम 6 सेलेक्ट कर सकते थे। लेकिन क्या यही हमारे पास एक चॉइस है क्या? नहीं ना, चॉइस और भी है कि जो 6 से शुरू किया था वो तो पॉसिबल था नहीं, धीरे धीरे कम करते गए। अब 3 आइडेंटिकल के बाद 3 आइडेंटिकल लिया, तो बाकी जो 3 बचे उनको भी आइडेंटिकल ना करके 3 डिस्टिंक्ट कर दें, डिस्टिंक्ट 6 ये हो जाएगा। या फिर एक और ऑप्शन है कि 3 आइडेंटिकल सब कम जाए, 2 आइडेंटिकल, अब जो 4 बचे तो उसमें से फिर से 2 आइडेंटिकल कर लें, नहीं अब मैक्सिमम आइडेंटिकल से शुरू करते हैं, फिर मिनिमम कम होते करते जाते हैं। तो अब 4 बचे तो चारों आइडेंटिकल तो ले नहीं सकते। ये तो बात हो गई थी कि अब 3 से नीचे की ही बात की जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम 3 आइडेंटिकल तो ले चुके हैं। तो अब 2 आइडेंटिकल लिए, फिर 2 आइडेंटिकल नहीं, और 2 और बच गए, उसको भी एक ही जैसे ले लें आइडेंटिकल। या फिर चौथा केस होगा कि 2 आइडेंटिकल और फिर 2 आइडेंटिकल और ये 2 जो है डिस्टिंक्ट कर दें। या फिर एक और केस होगा कि 2 आइडेंटिकल रहने दें, इसको भी डिस्टिंक्ट करें। तो इस तरह से 2 डिस्टिंक्ट मिल करके 4 डिस्टिंक्ट हो जाएगा। और फिर इससे नीचे जाएंगे तो 2 आइडेंटिकल से नीचे जाएंगे तो क्या होगा? दोनों डिस्टिंक्ट। और जब दोनों डिस्टिंक्ट हुआ, 4 ये भी डिस्टिंक्ट है, तो एक केस बन गया क्या? ऑल 6 डिस्टिंक्ट हो जाए। तो इसका मतलब कि हमारे पास आइडेंटिकल और डिस्टिंक्ट के मिक्सचर से 6 का सिलेक्शन करना था, तो इतने चॉइसेज आ रहे हैं कि ये काम 1 2 3 4 5 6 ऑप्शंस मिल रहे हैं कि इस तरीके से कर सकते हैं। और ये सब के सब ऑप्शन है। जैसा अगर आपने डिसाइड कर लिया ये करने का, तो ऑब्वियसली वहां काम पूरा हो गया। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन मिला कि आप इस तरफ चले जाएं, या फिर तीसरा ऑप्शन मिला कि ऐसे ले लें। अब ऑप्शंस हैं तो उसमें पढ़ाई था कि भाई सबके अलग अलग वेज निकालेंगे और देन उनको ऐड कर देंगे। यही तो बात हुई थी कि जहां भी पार्ट रहता है वहां मल्टीप्लाई होता है, अगर ऑप्शंस रहता है तो उनके वेज को ऐड कर देता है। चलिए बताइएगा, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि 3 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट लेना है और फिर 2 एक जैसे लेना है और बाकी एक जो है उनसे अलग हो, ये काम कितने तरीके से कर सकते हैं? सिलेक्शन करना है, ध्यान रहे ऑब्जेक्ट आपके सामने पड़े हुए हैं, इसमें से हमने डिसाइड कर लिया कि 3 ऑब्जेक्ट एक जैसे, बाकी नेक्स्ट जो 2 लेंगे वो एक जैसे होने चाहिए और एक जो लेंगे वो इन सबसे अलग होना चाहिए। बताइए ये काम कितने तरीके से हो सकता है? तो हम कह रहे हैं कि पूरा इकट्ठे क्यों सोचे, काम का एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। चलिए पहले ये बताइए, 3 आइडेंटिकल का डिसाइड हो गया, कितने तरीके से ले सकते हैं 3 आइडेंटिकल? इनमें से 3 एक जैसे ऑब्जेक्ट का लेने का काम कितने तरीके से हो सकता है? एक तरीका सिर्फ ये, उसके अलावा तो कोई चारा ही नहीं। एक पार्ट ये था। देन अब बात हुई है कि 2 एक जैसा ऑब्जेक्ट लेना है, उस काम को करने कितना तरीका है? 2 तरीका। क्या करिए कि कह लीजिए कि 2 के लिए एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, तो दोनों ग्रुप में से कोई एक सेलेक्ट कर लें जो कि 2C1 में होगा। ये तो मैथमेटिक्स लगा दिया। अदरवाइज नॉर्मली सोचे तो हम कह रहे हैं भाई 2 एक जैसे लेने थे, तो उस काम को 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो P ले लें या R, तो 2 तरीका। चलिए ये हो गया, ये हो गया। अब बताइए कि एक ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट लेना है इनसे, वो काम कितने तरीके से हो सकता है? 3 नहीं 4। पता है ये ले चुके हैं, इनमें से कोई एक डिसाइड कर चुके हैं। जैसे मान लिया आपने P ले लिया, P ले लिया, तो अब डिस्टिंक्ट आपके पास 1 2 3 4 टाइप के बचे हैं ना,
अरे इनमें से कोई एक लिया, या तो पी या तो आर। सपोज करिए आपने पी ले लिया, तो उस वक्त अब आपको इन दोनों से अलग ऑब्जेक्ट लेना था। तो कितने टाइप के ऑब्जेक्ट बचे हुए हैं? 4 टाइप के, 1 2 3 4, और उनमें से एक का सिलेक्शन करना है। 4C1 आया किसी को समझ में? चेक कर लीजिए कि सीधे से ऑब्जेक्ट जो दिए हुए थे उसमें से हमें 3 ऑब्जेक्ट एक जैसे लेना था, तो उसका काम कितने तरीके से हो सकता है? तो एक ही तरीका नहीं, और 2 एक जैसे लेना है 2C1, 2 में से एक का सिलेक्शन। और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो लेंगे तो वो इन दोनों से अलग होना चाहिए। तो इन दोनों से अलग 4 टाइप के ऑब्जेक्ट हमारे पास हैं। क्या तो इनमें से कोई एक लिया तो दूसरा बचा हुआ है, वो दूसरा तीसरा चौथा 4 में से एक का सिलेक्शन। तो उसके वे तो निकल के आ गए। चलिए नेक्स्ट आइए, ये वाला अगर हमने डिसाइड किया तब कितने तरीके से हो सकता है? 3 आइडेंटिकल और 3 डिस्टिंक्ट। तो उसमें भी इस वाले पार्ट का वे बताइए 1। अब तीनों डिस्टिंक्ट लेना है। तो बात सुनिए, जब ये डिसाइड हो गया कि हमें सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट ही लेना है, तो जिसकी मोर देन 1 कॉपी है उसको बाहर कर दीजिए। क्योंकि आप जब पता चल गया कि भाई कि इसमें से हमें एक से ज्यादा लेना ही नहीं है, तो जिसकी भी डबल कॉपी है या ट्रिपल कॉपी है तो एक ही को रखिए, बाकी को निकाल दीजिए कि ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो आपने जैसे ये तो ले लिया, इसमें एक एक्स्ट्रा है, एक को बाहर करिए, दूसरा बाहर करिए। कितने टाइप के ऑब्जेक्ट बचे? 1 2 3 4 5, और 5 में से 3 का सिलेक्शन। क्लियर? अब चलिए, ये अगर डिसाइड किया तो ये वाला काम कितने तरीके से कर सकते हैं? वो तो हो गया दूसरे वाले का। तीसरे वाले का बताइए। 2 आइडेंटिकल, 2 एक जैसे लेना है, फिर नेक्स्ट 2 एक जैसा, नेक्स्ट 2 एक जैसा। ऑब्जेक्ट सामने है और आपको कहा गया कि भाई के 2 ऑब्जेक्ट 3 टाइप का ले आओ। जो भी आप टाइप उठाएंगे, सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं उठा सकते। एक तरीके। चलिए मैं बता रहा हूं, हमसे अगर कहा जाता तो मैं 2 O और 2 P और 2 R लेकर के आ जाता। एक ही तरीका हुआ, उसके अलावा दूसरा तरीका बताइएगा। मुझसे कहा गया कि 3 ऑब्जेक्ट ले आइए, सबकी 2 कॉपी। तो मैं गया, 2 O लेके आ गया, 2 P लेके आ गया, 2 R लेके आ गया। क्या इसके अलावा भी मेरे पास कोई चॉइस था काम को करने का? नहीं ना। तो एक ही तरीका। इसको मैथमेटिकली अगर एक्सप्लेन करना है तो हम कहेंगे कि हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं जिनमें 2 ऑब्जेक्ट की अवेलेबिलिटी है। 3 ही ग्रुप है, और उन 3 ग्रुप में से 3 का सिलेक्शन कर लें। तो 3 में से 3 का सिलेक्शन कितने तरीके से होता है? भाई 3 ग्रुप है और उनमें से 3 ग्रुप को ही सिलेक्ट करना है, तो 3C3 वही 1 आंसर दे देता है। तो या तो मैथमेटिकली इस तरह से कह लीजिए कि 3 ग्रुप में से 3 ग्रुप का सिलेक्शन कर लिया, या लॉजिकली देख लीजिए तो एक ही तरीका है उस काम को करने का। अब बता दीजिए, मेरे ख्याल से ये समझ में अब आ गया होगा। अरे ये 2 बार लिख दिया हूं क्या? 2 आइडेंटिकल, 2 आइडेंटिकल और 2 डिस्टिंक्ट है। ठीक है, अगला 2 डिस्टिंक्ट लेना है। बताइए अब ये काम। तो 2 आइडेंटिकल, 2 आइडेंटिकल, यानी कि ये हमें काम बताइए पहले। 2 एक जैसा लेना है, 2 एक जैसा लेना है। तो 3 ग्रुप हैं, उनमें से 2 का सिलेक्शन कितने तरीके से? 3C2। कैसे? तो या तो ये दोनों ले लें, या ये दोनों, या ये दोनों, उसी को कैलकुलेट करेंगे मैथमेटिकली, तो 3C2। अब चलिए, इनमें से 2 ग्रुप तो ले लिया। अब कितने टाइप के डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की पॉसिबिलिटी है? तो 4, क्योंकि 2 तो कोई डिसाइड कर लिया। अब इनमें से एक बचा और 3 टाइप के ये 4 में से कितना लेना है? 2, तो 4C2। क्लियर है? इसका बताइएगा। 2 एक जैसा ऑब्जेक्ट लेना है और 4 जो लेना है वो डिस्टिंक्ट। 3C1 सही है भैया, कल थोड़ी आने लगी। 2 आइडेंटिकल, तो हम कह रहे हैं कि आइडेंटिकल के लिए हमारे पास 3 ग्रुप हैं, उन ग्रुप में से एक डिसाइड करना है कौन सा लेना है। क्या आपके पास आइडेंटिकल लेने के लिए ऑप्शंस क्या है? एक O वाला ग्रुप है, एक R वाला, एक P वाला। क्या T में से आप आइडेंटिकल थोड़ी ले सकते हैं? तो 3 ग्रुप है, उनमें से एक ग्रुप डिसाइड करना है कि कौन सा लेना है। 3C1। अब बताइए, 2 आइडेंटिकल ले लिया, तब 4 डिस्टिंक्ट लेना है। यस, तो इनमें से कोई एक आ गया। अब 5 टाइप के डिस्टिंक्ट बचे और उनमें से 4 लेना है,
तो 5C4। फिर 6 डिस्टिंक्ट, कितना? देखिए जब भी मैंने कहा कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जब डिसाइड हो जाए तो उस केस में बचे हुए ऑब्जेक्ट में अगर किसी की डुप्लीकेट कॉपी है तो आप बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि किसी को रिपीट करके नहीं ले सकते हैं। तो उस केस में जो आपको ऑब्जेक्ट्स दिया जाए उसमें कोई डुप्लीकेट कॉपी है तो बाहर निकाल दीजिए। जैसे वो 3 बार है, 2 को बाहर फेंक दिया, एक को बचाए रखा, इसमें से भी एक बाहर निकाल दिया, एक इसमें से बाहर निकाल दिया। कितने टाइप के ऑब्जेक्ट हैं? 6। और लेना कितने हैं? 2 2 4 6 टाइप के ही है ना, 6 है 6। तो टोटल वेज कितना होगा भाई? ये तो सारे चॉइसेस थे, इसका आंसर पता है कितना होता है? 4 और इंटू 2 8, ये होता है 5C2 के बराबर। 5C2 का आंसर 10, 3C3 का आंसर 1, ये 3C1 तो 3, और ये होगा 6 तो 18, और ये हुआ 5C4 5 के बराबर 15, और 6 15 ही हुआ ना, 5 इंटू 3 15, और ये 1। अब जोड़ लीजिए, 18 18 36 और 1 37 42 52 1 53, 53 तरीके से ये काम हो सकता है। ये सवाल खुद में एक समझिए कि टॉपिक है क्या, कि सिलेक्शन करना है जबकि ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट और आइडेंटिकल दोनों के मिक्सचर है। ये तो पूरा टॉपिक पढ़ा कि अगर एन डिस्टिंक्ट है देन आर का सिलेक्शन तो एनसीआर, एन आइडेंटिकल है उनमें से आर का सिलेक्शन तो वन वे। ये बिल्कुल अब उन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक नया निकला है कि जहां पे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट और आइडेंटिकल भी हो। लिखिए, इतना ही लिखिए।
हो गया, नोट कर लिए? पंखा के वो चल रहा भाई। हाँ भाई, अब जाहिर है कि इस वाले की डिमेरिट यह है इस मेथड की कि अगर यहां से एक भी केस मिस हो गया तो फिर पूरा सवाल गया भाई। अगर केस जो यहाँ पे बना रहे थे इसमें से भी एक भी आपने सोच लिया, अगर भूल गए तो पूरा सवाल ही खत्म हो गया, मतलब गलत ही हो जाएगा। तो इसका दूसरा जो तरीका है वो है मल्टीनोमियल थ्योरम एक है, उसके एप्लीकेशन पे बेस्ड ये सवाल सॉल्व कर लेंगे। मल्टीनोमियल थ्योरम देखिए, मल्टीनोमियल थ्योरम कुछ नहीं है, बेसिकली मल्टीपल वेरिएबल्स पे रिजल्ट क्या आता है। जैसे मल्टीपल वेरिएबल्स है x प्लस वाई प्लस जेड, 3 वेरिएबल का ये एक्सप्रेशन, इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2 अदर वेरिएबल्स a प्लस बी का, और फिर उसके साथ मल्टीप्लाई करें 3 अदर वेरिएबल्स u प्लस v प्लस r, इसमें कई सारे टर्म्स बनेंगे। उन टर्म्स का एक दो एग्जाम्पल बताइए, इनके रिजल्ट जो आएंगे तो उनमें से एक दो टर्म का एग्जाम्पल बताइए जरा। जैसे एक्स ए यू आएगा, जैसे इन दो का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए यू बनेगा, और फिर उसका जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स ए यू आएगा, प्लस इसी तरह से एक्स ए वी भी आएगा, और इस तरह से एक्स ए भी आएगा, और बी वी भी आएगा, और ए यू भी। सही लिखा है क्या? अरे मल्टीप्लाई तो जानते होंगे, 8वीं 9वीं पास करके आए हैं या नहीं, बताइएगा। हाँ, ये आएगा, ये आएगा, आएगा एक से, एक मिनट, एक से आएगा, नहीं आएगा, एक से नहीं आएगा, इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर एंड में इससे भी मल्टीप्लाई होगा। बिल्कुल सही पता है कि ये नहीं आएगा। क्या मतलब, सुन लीजिए कि एक टर्म इसका और एक टर्म इसका आया, और पक्का है कि एक टर्म इसका भी आएगा। इसका टर्म नहीं था तभी आपने मना कर दिया कि भाई ये नहीं आएगा, है सही है? क्या ये वाला आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि इससे एक टर्म ले लिया, एक इससे ले लिया, लेकिन उन टर्म्स का एक तो इसके साथ भी कॉम्बिनेशन बनेगा ना। मतलब कि इस वाले में पहले ब्रैकेट का टर्म नहीं है तो इसका मतलब ये भी नहीं आएगा। इससे ये समझ में आ गया होगा कि हर ब्रैकेट का एक एक टर्म आना जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक ब्रैकेट के सारे टर्म को ही छोड़ दें। जैसे आपने इसको मना कर दिया, क्यों? क्योंकि इससे एक ले लिया, एक इससे ले लिया, और कहा कि इसका कोई टर्म ही नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि इस ब्रैकेट का कोई टर्म ही ना ले, सिर्फ इन दो को कंबाइन कर दें, ये पॉसिबल नहीं। इसको भी मना कर दिया, क्यों? क्योंकि इसका कोई टर्म नहीं लिया गया था, वो भी पॉसिबल नहीं। क्या ये वाला पॉसिबल है? तो ये भी नहीं है। इसमें क्या है कि इसी ब्रैकेट के दो टर्म आपस में कंबाइन कर दिए गए, मीन्स वो वाला भी नहीं है। क्या मतलब, इस डिस्कशन से क्या समझ में आया कि किस तरह के टर्म्स आएंगे और कौन से नहीं आएंगे? हर ग्रुप का एक एक टर्म आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ग्रुप का सारा के सारा टर्म ही आप मिस कर दें, ये पॉसिबल नहीं है। हर ग्रुप का एक एक टर्म आएगा, और किसी ग्रुप के आपस में टर्म्स कंबाइन नहीं हो सकते हैं। एक ब्रैकेट से एक ही टर्म आएगा, एक से ज्यादा टर्म भी नहीं आ सकता है। इतनी बात सीधी सी कि जो हमने एक्सप्रेशन बनाया कि क्या है कि यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स सब में थे, फिर नेक्स्ट अलग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आए, उनका एक एक्सप्रेशन था, फिर अलग वेरिएबल्स आए, उनका एक्सप्रेशन था, तो उसके रिजल्ट को ही हम देख रहे थे कि क्या आ रहा है। तो हर ब्रैकेट से एक एक टर्म के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे वो सब आ जाएंगे। कभी ये पॉसिबल नहीं है कि एक ब्रैकेट के सारे टर्म्स स्किप हो जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है, और सेम ब्रैकेट के टर्म्स आपस में कंबाइन हो जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो और क्या आएगा बता दीजिए। जैसे इसका ब्रैकेट का एक टर्म ले लिया y, यहाँ का b, वहां का r, और भी इस तरह से कोई भी ब्रैकेट का एक एक टर्म उठा लीजिए, यहां से x ले लिया, वहां से b ले लिया, और इसमें से b ले लिया।
फिर इस तरह से चलेंगे तो z ले लेंगे, b ले लेंगे, r ले लेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? बस यही है मल्टीनोमियल थ्योरम। थ्योरम यही है और इसको अब हम यूज करने जा रहे हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो पहले इतनी बातें नोट कर लीजिए, ये हाईलाइट करके लिख लीजिएगा कि ये जो टर्म था जो नहीं आने वाला है वो हाईलाइट कर दीजिएगा कि इस तरह के पॉसिबल नहीं है। आधे घंटे तक फुर्सत से बैठे रहिएगा, आधे घंटे के बाद समझ में आएगा कि भाई हो क्या रहा है। अभी कंसेप्ट पे उतरने दीजिए। हाँ जी, एक्सप्रेशंस में मल्टीपल वेरिएबल्स रखे हुए हैं तो क्या रिजल्ट में आ रहा है? हर ब्रैकेट से एक एक टर्म के जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे वो सबके सब अपीयर हो जाएगा। सही है? क्या नहीं आ सकता वो भी क्लियर हो गया। हटा दूं अभी इसको। चलिए बात सुनिए, इसमें से जब आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपके सिलेक्शन में क्या क्या आ सकता है। कुछ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके ले जा रहे हैं तो सिलेक्शन में क्या क्या चीजों की रहने की पॉसिबिलिटी है। वो की ऑब्जेक्ट जब आप कुछ सेलेक्ट करके लेके गए तो पॉसिबिलिटी है कि उसमें वो आ सकता है। कितनी बार वो आ सकता है? नो, ऐसा हो सकता है कि वो आए ही नहीं, हो सकता है कि वो नहीं आए। जैसे 6 ही सेलेक्ट करने की बात करें तो दो ये ले लिया, 2 ये ले लिया, वो आए ही नहीं। तो वो हो सकता है जिसकी पॉसिबिलिटी रहेगी 0। जितनी भी उसके नंबर्स की पॉसिबिलिटी है वो इंडेक्स में लगा दे रहे हैं। वो 0 बार हो सकता है, या में है तो सब में लिखेंगे, या वो 1 बार, या वो 2 बार, या वो 3 बार। या चल रहा है यानी कि ऑप्शंस चल रहा है तो ऑप्शंस को सब में ही लिखते हैं। नहीं, नेक्स्ट पार्ट आएगा पी से, पार्ट है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे। पी कितनी बार आएगा सिलेक्शन में? तो 0 या 1 या 2। नेक्स्ट पार्ट आर से आएगा जो कि 0 या 1 या 2, और फिर नेक्स्ट पार्ट टी से आएगा 0 या 1, और फिर नेक्स्ट पार्ट आई से आएगा 0 या 1, और फिर नेक्स्ट पार्ट एन से आएगा 0 या 1। ये जो एक्सप्रेशन बनाया उसमें इंडेक्स उस ऑब्जेक्ट की तादाद को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके काउंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सही है? अब इस पूरे एक्सप्रेशन को बना करके उसको मल्टीप्लाई कर दें। तो अभी जैसे बात हुई कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हर ब्रैकेट के एक एक टर्म के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आएगा। जैसे रिजल्ट में O0, P0, R0, T0, I0, N0 रिजल्ट में रहेगा या नहीं? जो लगता है नहीं रहेगा वो बोल दीजिएगा। O1, P1, R1, T1, I1, N1, और चले O3, P2, R1, OPR हो गया, T0, I0, N0। अरे देखते चलिए क्या सब है, पॉसिबल है या कोई गलत लिख रहा हूं? O की पावर 3, P की पावर 0, R की पावर 0, T की पावर 1, I की पावर 1, N की पावर 1, ये सब भी आएगा। कौन? ये वाला नीचे वाला, इस ब्रैकेट का ये लिया हूं, इस ब्रैकेट का ये, इस ब्रैकेट का ये, और 1 मिनट, T की पावर T लिखा हूं, T की पावर 1, I की पावर 1 और N की पावर 1।
क्या हर ब्रैकेट से एक एक लिया हूं आएगा? आएगा ना? बस कोई ब्रैकेट मिस नहीं होना चाहिए और आपस के टर्म्स कंबाइन नहीं होने चाहिए, यही तो रूल था। आखिर में जाएंगे तो हमारा O3 P की पावर 2 R की पावर 2 I P की पावर 1 I की पावर 1 और N की पावर 1 यहां पे आकर ओवर हो जाएगा, यही रिजल्ट आएगा। ऐसा ही है। पावर इसमें क्या इंडिकेट कर रहा था? उस ऑब्जेक्ट के नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये ना। तो हम कह रहे हैं कि अगर पावर नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो जितने टर्म में नेट 6 पावर दिख रहा है वो एक तरीके से 6 का सिलेक्शन सजेस्ट कर रहा है। यानी कि अगर हम देखें कि ये टर्म 2 4 6 सब मिलके 6 पावर हो रहा है, तो क्या इसको देखकर 6 ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन एक नहीं कर सकते हैं? ये क्या किस सिलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई आपको 6 चाहिए तो एक ओ ले लीजिए, एक पी एक आर एक टी एक आई एक 6 हो गया पूरा। अगर यहाँ पे भी नेट पावर कितना बैठ रहा है 6, तो क्या ये भी 6 का एक सिलेक्शन सजेस्ट नहीं कर रहा है? देखेगा क्या इसके करस्पॉन्डिंग एक बार 6 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं? 3 ओ 2 पी 1 आर ले ले और इनमें से कोई ले ही नहीं, क्या ये 6 का सिलेक्शन सजेस्ट नहीं कर रहा है? तो इसका मतलब कि राइट साइड में जितने भी 6 पावर के टर्म्स होंगे उतने तरीके से ही 6 का सिलेक्शन हो सकता है। तो हम ये गिन ले कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ इंडेक्स 6 कितने हैं, उतना ही होगा नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 6। बात क्लियर? क्या करना है अब कि ये एक्सप्रेशन बन गया, उसके रिजल्ट में 6 पावर वाले कितने टर्म्स बन रहे हैं बस वो हमें काउंट कर लेना है। ठीक है, एक्सप्रेशन बनाना सीख गए कि जो ऑब्जेक्ट जितनी बार हो सकता है, चूंकि ऑप्शनल था तो सम में बनाए, नेक्स्ट पार्ट आएगा तो मल्टीप्लाई में, पी कितनी बार हो सकता है तो 0 या 1 या 2, तो या में है तो उसको सम में रखें, फिर आर इस तरह से एक्सप्रेशन बना ले। और 6 का सिलेक्शन चाहिए तो क्या करें कि राइट साइड में 6 पावर के कितने टर्म्स आ रहे हैं वो गिन लेना है। अगर 5 का सिलेक्शन चाहिए तो 5 पावर वाले को गिन ले, क्यों? 8 का सिलेक्शन चाहिए तो 8 पावर वाले को गिन ले। तो जितने का सिलेक्शन करना है उतने पावर वाले टर्म्स को गिन ले। एक बात और, हमें सिर्फ 6 पावर वाले से मतलब है, ये तो मतलब है ही नहीं कि वो ओ से आ रहा है या पी से आ रहा है या आर से आ रहा है, किससे आ रहा है उससे तो मतलब नहीं है ना, बस हमें 6 पावर चाहिए। तो क्यों ना हम एक काम और करें कि ओ पी आर टी आई एन सबकी जगह पे एक ही वेरिएबल सिर्फ एक्स रख दें, सबकी जगह पे x रख दें। तो अगर x रखेंगे तो लेफ्ट साइड का एक्सप्रेशन जो बनेगा वो 1 + x स्क्वायर प्लस x क्यूब बनेगा, ये वो बन जाएगा 1 + x स्क्वायर 2 बार आएगा तो उसका होल स्क्वायर बन जाएगा, और 1 + x 3 बार आएगा तो वो 1 + x का होल क्यूब बन जाएगा नहीं। और देन 6 पावर वाले जो टर्म होंगे, रिजल्ट में जो 6 पावर के टर्म होंगे वो क्या बन जाएंगे, x की पावर 6 बन जाएगा सब, क्योंकि सबकी जगह जब x रखा तो 6 पावर वाला ये टर्म क्या बनेगा, रिजल्ट देगा x की पावर 6। यहां भी जब सबकी जगह x रख दिया तो क्या बनेगा, ये x की पावर 6, ये भी x की पावर 6 नहीं। तो इसमें से अब वो एक्सप्रेशन तो ये बन गया, और इसमें से अब हम गिन लें नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ x की पावर 6 कितना है। बताइए, कुछ कर रहे हैं? बात ये भी थी ना कि 6 पावर वाले को गिनना है, वो 6 पावर किसके थ्रू आ रहा है उसे तो मतलब ही नहीं। तो मैंने कहा कि सबका अलग अलग नाम क्यों रखे, सबका नाम x ही रख दे। जैसे ही x रखेंगे तो ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा था वो यहाँ ये बनने लगेगा, और 6 पावर वाले जो टर्म होंगे वो x की पावर 6 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब कि इस एक्सप्रेशन के रिजल्ट जो आएगा उसमें x की पावर 6 का कितना टर्म्स है वो हम गिन ले। और जाहिर है कि x की पावर 6 का टर्म कितना होगा, तो जितना इस एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 हो, जैसे x की पावर 6 x की पावर प्लस x की पावर 6 प्लस x की पावर 6 अगर 50 बार जुड़ा हुआ है
तो सब कंबाइन होकर के क्या देगा, x की पावर 6 प्लस x की पावर 6 प्लस x की पावर 6 50 बार जोड़ा जाए तो टर्म्स 50 हैं, और जुड़ने के बाद वो क्या हो जाएगा 50x की पावर 6 हो जाएगा कि नहीं। तो इसका मतलब x की पावर 6 के कितने टर्म्स होंगे, तो उतने ही जितना x की पावर 6 का कोफिशिएंट है। अरे क्लियर हो गया कि जैसे अगर कहीं 3x की पावर 6 दिख रहा है तो इसका मतलब ही हुआ कि x की पावर 6 3 बार जुड़ा हुआ होगा, तभी तो 3x की पावर 6 बन रहा है क्लियर। तो इसका मतलब अब इस एक्सप्रेशन में से हमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 कितना है वो बस निकाल लेना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिख लीजिए, पूरा कंसेप्ट हो गया खत्म। आधा पेज अभी और छोड़ दीजिएगा कि जिसमें अब अगला काम रह गया कि कोफिशिएंट्स कैसे निकालें, वो खुद में भी एक काम है। चलिए पहले इतना लिख लीजिए, कंसेप्ट तो पूरा समराइज हो गया कि ये हमें एक्सप्रेशन बनाना है और 6 का सिलेक्शन करना है, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 ले लें। अब वो बाइनोमियल वगैरह थ्योरम जो भी होगा वो उसके बिहाफ पे हम सॉल्व करेंगे। वन प्लस एक्स क्यूब नहीं है, 1 प्लस एक्स का होल क्यूब है। हो गया, ये खुद में भी एक बड़ा सवाल है। इससे भी एक एक्सप्रेशन अभी रिसेंटली पूछा जा चुका है, कुछ 2 टाइप का एक्सप्रेशन दिया था, एक इस पे कुछ पावर, और उसमें बस कोफिशिएंट्स पे ही सवाल पूछा था। अभी लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, दिखाते हैं वो भी।
ओवरऑल अब मुद्दा ये रह गया कि इस पोलिनोमियल में x की पावर 6 का कोफिशिएंट क्या है। मल्टीनोमियल का बाकी काम तो खत्म हो गया, कैसे यूज करना है। अब ये वाला सवाल सुनिए, इसके लिए फिर से साइड में जरा लिखिएगा। एक सपोज करिए कि एक पोलिनोमियल है जिसका कांस्टेंट टर्म p0 है, यहाँ p1 x है, फिर p2 x स्क्वायर है, p3 x क्यूब है, इस तरह से p4 x की पावर 4 है। एक पोलिनोमियल है 4 डिग्री का, उनके कोफिशिएंट्स को p0 p1 p2 इस तरह से नाम रखा था। इसके साथ एक और x में पोलिनोमियल आ रहा है जिसमें पहला टर्म 0 पावर का है 1 कोफिशिएंट, अगला टर्म 1 पावर का है और नेक्स्ट 2 पावर का है, यानी कि एक एक स्टेप में 3 बार इसमें पावर बढ़ रहा है। ये तो एक पोलिनोमियल था, उसके साथ एक अलग x का एक्सप्रेशन आया जिसमें एक एक करके 3 बार पावर बढ़ रहा है। अब कहा गया कि इससे जब इसको मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करने के बाद इस वाले का कोफिशिएंट यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब क्या होगा वो बताइए। इस पोलिनोमियल से इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, अभी फिलहाल शुरू में उसका कोफिशिएंट x क्यूब का कितना दिख रहा था, p3 दिख रहा था। क्या इससे मल्टीप्लाई हो जाने के बाद भी x क्यूब का कोफिशिएंट p3 ही रहेगा क्या? मल्टीप्लाई के बाद तो कोफिशिएंट कुछ अलग आ जाएगा, क्या आएगा बताइएगा। तो एक मिनट, हम कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे x क्यूब की बात हो रही है, तो 3 पावर वाला जब 0 वाले पावर से मल्टीप्लाई हो तब एक कोफिशिएंट देगा, दैट इज p3। फिर इससे पीछे जाएं 2 पावर और उसका एक आगे बढ़ जाए 1 पावर वाले से मल्टीप्लाई, इससे इसका मल्टीप्लाई होकर x क्यूब बना, पीछे आया और उसमें एक स्टेप आगे जाके जब मल्टीप्लाई करेंगे तब एक बनेगा x क्यूब, बनेगा कि नहीं। इससे इसका मल्टीप्लाई हुआ तो x क्यूब बना। फिर एक और पीछे जाए क्योंकि उसमें एक और पावर बढ़ रहा है, तो एक और पीछे आएंगे तो यहाँ पावर घटेगा और उसमें एक और आगे बढ़ने वाले से मल्टीप्लाई कर दें तो दे देगा कितना, ठीक है। क्या मतलब कि इसमें अगर 3 स्टेप में पावर बढ़ रहा था तो इसमें 3 बार x क्यूब जनरेट होगा, एक बार इससे, एक पिछले से, एक पिछले से। क्यों 3 बार? क्योंकि उसमें 3 स्टेप में पावर बढ़ रहा था, है क्लियर। तो x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, तो यहां से पीछे के 3 को जोड़ के। चलिए मल्टीप्लाई के बाद अगर पूछता हूं कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, अब बता दीजिए सीधे से। तो हम कह रहे हैं कि इसमें 3 स्टेप में पावर बढ़ रहा है तो इसमें भी 3 बार जनरेट होगा, एक इससे पीछे, एक इससे पीछे वाला। तो क्या क्या रिजल्ट देगा, p4 प्लस एक बार p3 और प्लस p2, यानी कि आफ्टर मल्टीप्लाई हर एक पावर का कोफिशिएंट जो आ रहा है वो वहां से पिछले 3 को जोड़ के दे दे रहा है आंसर। क्लियर हुआ? आफ्टर मल्टीप्लाई हर पावर का कोफिशिएंट वहां से पिछले 3 को जोड़ के दे दे रहा है। 3 ही क्यों? क्योंकि इसमें 3 स्टेप में पावर बढ़ रहा था। क्लियर हुआ? चलिए अब बताइए कि p0 प्लस p1x प्लस p2x स्क्वायर p3x क्यूब के साथ अगर 1 प्लस x का मल्टीप्लाई किया जाए और देन आफ्टर मल्टीप्लाई पूछा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होगा। अब 1 प्लस x का ही सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या होगा, p2 और प्लस p1, यानी कि इसमें 2 स्टेप में पावर बढ़ रहा है तो यहाँ 2 बार जनरेट होगा, एक ये और एक पिछला। क्लियर? तो जब 1 प्लस x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा कि हर बार पिछले वो वहां से पीछे के 2 को जोड़ के आंसर देगा और जब 3 बार में बढ़ रहा है तो पीछे के 3 को जोड़ के आंसर देगा। क्लियर? इसको भी साइड रफ में नोट कर लीजिए, ये रफ वर्क है, इसमें नोट कर लीजिए। यहाँ जगह छोड़े थे ना, ये अभी यही चल रहा है, वो तो एक साइड में रफ वर्क था, इसी पे बात रहे हैं वापस बात कर रहे हैं।
हाँ जी, क्या हुआ है? ये समझ में आया है कि जब एक पोलोमियल में दूसरे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर 3 स्टेप में पावर बढ़ रहा है तो वहां पे पिछले 3 टर्म्स को जोड़ के कोफिशिएंट आंसर आएगा। 2 स्टेप में पावर बढ़ रहा है तो पिछले 2 को। अब क्लियर है कि अगर यहाँ 1 + x स्क्वायर + x³ भी दे देते तब क्या होता? तो 4 कोफिशिएंट्स ऐड करके दे देता आंसर। हटा दूं इसको भी? रुक जाइए, मार्कर दूसरा ले लीजिए, मार्कर दूसरा देना डार्क। हाँ रखो। ओवरऑल इस सवाल की भी सारी भूमिका तो तैयार हो गई है। अब मुद्दा क्या रह गया है कि भाई इसमें x⁶ का कोफिशिएंट, तो इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे कंसीडर कर रहे हैं कि पहले एक बार ये एक्सप्रेशन आया, उसके साथ 1 + x का एक बार मल्टीप्लाई हुआ, फिर दोबारा मल्टीप्लाई हुआ, फिर 1 + x को 1/1 3 बार मल्टीप्लाई किया गया। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पता है ये पूरा 3 और 4 7 और 3 10 डिग्री पोलोमियल बनेगा ना। पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 डिग्री पोलोमियल बनेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सारे पावर का ही कोफिशिएंट बता दे रहा हूँ, सारे 10 पावर का, सिर्फ एक का ही नहीं। यानी कि आफ्टर मल्टीप्लाई x⁻0 x⁻1 x⁻2 x⁻3 4 5 6 7 8 9 10 सबका ही कोफिशिएंट बताने जा रहा हूँ। चलिए शुरू में सिर्फ हमारे पास 1 + x + x² आया, सिर्फ जब ये आया तो उस वक्त ये तो लिखा हूं कि इनके कोफिशिएंट्स मैं बताने जा रहा हूं, वो लिखा हूं। बताइए कि जब सिर्फ ये आया था तब x⁻0 का कोफिशिएंट क्या था? पहला ही एक टर्म आया तो x⁻0 का कोफिशिएंट 1, इसका 1, इसका 1, इसका भी 1 और इन सब का कोफिशिएंट 0 0 था। जब सिर्फ यही वाला एक दिखे तब इन पावर्स के कोफिशिएंट्स क्या क्या थे? तो देखिए 1x x² का 1 1 है कि नहीं। अब इसके साथ क्या हुआ कि मल्टीप्लाई आ गया 1 + x + x²। तो इसमें जब ये मल्टीप्लाई हुआ तो मल्टीप्लाई के बाद का कोफिशिएंट क्या देगा? तो अभी बात हुई कि भाई इसमें 3 स्टेप में पावर बढ़ रहा है तो क्या होगा कि हर जगह पे पिछले 3 पावर को 3 कोफिशिएंट्स को जोड़ के आंसर दे देगा। इसमें 3 स्टेप में पावर बढ़ रहा है तो हर एक पावर का कोफिशिएंट उसे वहां से पीछे के 3 को जोड़ के आंसर दे देगा। तो इसके मल्टीप्लाई के बाद x⁻1 का कोफिशिएंट क्या होगा? तो यहां से पीछे के 3 को, यानी कि एक 1, इससे कम वाले पे क्या है 0 और उससे कम वाले पे 0, उन तीनों को जोड़ के देगा आंसर 1। यही बात हुई ना कि इससे कम पावर के, तो इससे कम पावर में -1 है वो तो 0 ही है, उससे -2 वो भी 0 ही है, तो उन यहां से 3 को जोड़ेगा तो कितना हुआ 1। इसी तरह अब बताइए कि उससे मल्टीप्लाई से जब इसका कोफिशिएंट क्या देगा? तो यहां से पीछे के 3 को, तो 1 2 और पिछला, यहां से पीछे के 3 को जोड़ेगा ना, तो यहां से पीछे 3 जोड़िए तो 1 + 1 + 0। अरे सही है। क्लियर है? चलिए मल्टीप्लाई के बाद इसका कोफिशिएंट क्या रहेगा? तो यहां से पीछे का 3 का जोड़िए 1 2 3। सही चल रहा है? ये 3 स्टेप में पावर बढ़ रहा है तो हर एक वक्त वहां से पिछले 3 कोफिशिएंट्स को जोड़ेगा। तो यहां से पीछे का 3 जोड़ेगा तो 1 + 1 + 0 मिलके कितना हुआ 2। यहां से पीछे को जोड़ेगा तो 1 + 1 + 1 ये आ गया। फिर इसका कोफिशिएंट क्या होगा? तो यहां से 3 को जोड़ेगा 1 + 1 + 1 कितना हुआ 3। इसका कोफिशिएंट क्या होगा? तो यहां से 3 को जोड़ेगा तो 0 + 1 + 1
फिर यहां से 3 को जोड़ेगा तो 1, 0 प्लस 0 प्लस 1, फिर यहां से 3 को जोड़ेगा तो 0 प्लस 0 प्लस 0, फिर 0 प्लस 0 प्लस 0, फिर 0 0 0, हर जगह 3 को जोड़ देगा। हो गया क्लियर? दोबारा फिर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया, तो वो भी क्या करेगा, हर एक पावर का कोफिशिएंट वहां से पिछले 3 को जोड़ के देगा। 3 स्टेप में जोड़िए यहां से पीछे के 3, तो 1 प्लस 0 प्लस 0, 2 प्लस 1 प्लस 0, 3 प्लस 2 प्लस 1, 3 प्लस 3 प्लस 2, 2 प्लस 3 प्लस 3, गलत लिख दिया ना, 3 प्लस 3 प्लस 2 कितना होता है भाई, 8। फिर यहां से 3 को जोड़िए तो 2 प्लस 3 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3, 0 प्लस 1 प्लस 2, 0 प्लस 0 प्लस 1, 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 0। अरे सही है, 2 बार ये आ चुका। अब 1 प्लस एक्स आके मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई होने पे क्या करेगा, हर जगह पिछले 2 को जोड़ के देगा। जोड़िए यहां से पीछे का 2, 1 प्लस 0, 3 प्लस 1, 6 प्लस 3, 8 प्लस 6, 8 प्लस 8, 6 प्लस 8, 6 प्लस 3, 4, 1 0 0। 1 प्लस एक्स फिर से आ गया, जो कि हर बार फिर पिछले 2 को जोड़ेगा। जोड़िए 1 प्लस 0, 4 प्लस 1, 9 4 13, 14 23, यहाँ 30, यहाँ भी 30, यहाँ 23, 9 4 13, 4 1 5, 0 1 1, फिर 0। फिर से 1 प्लस एक्स एक बार और आया है, उसका भी काम है 2 को जोड़ के देगा। 1 प्लस 0, 5 प्लस 1, 13 प्लस 5, 36, ओ 36 ही हुआ ना, यहाँ पे 53, 60, 53, 36, 18, 6 1, खत्म हो गया सब, हो गया। क्या देख रहे थे कि जब सब मल्टीप्लाई हो जाए तो x की पावर 6 का कोफिशिएंट 53, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन। जो भी x की पावर ऑफ 6 पूछा जाए तो क्या हुआ था कि x की पावर 6 का जो कोफिशिएंट आया है दैट इज 53, 53 इज आंसर, वही आया था वहां से। अब इसी में एक बार बाय द वे मल्टीपल आंसर पूछ दे कि भाई 3 का सिलेक्शन कितने तरीके से हो सकता है, भाई पैराग्राफ यही है, कह दे कि भाई 3 का सिलेक्शन कितने तरीके से हो सकता है, तो सीधे से x की पावर 3 का कोफिशिएंट देख लीजिए। 5 का पूछा जाए तो 5 वाले का 60 हो गया, 6 वाले का 53 हो गया, सबका ही सिलेक्शन बता दिया। क्लियर हो गया? छापिए। अब भाई वो वाला भी एसी वो बंद है, पीछे वाला भी एसी है तो हाँ।
हो गया। क्वेश्चन जो इस पे पूछे जा चुके हैं, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 4 लेटर्स फ्रॉम द वर्ड बनाना। ये सवाल भी आईआईटी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, और इनफैक्ट ये क्या, ये जो पहला जो सब्जेक्टिव कर रहे थे वो भी पूछा गया है, लेकिन वो 8 नंबर का जब सब्जेक्टिव सवाल आता था तब। चलिए बात सुनिए अगेन। अब ये तो नहीं करेंगे 64 कर देंगे, 64 तो नहीं करेंगे ना, 6 लेटर है। वो कब बात हुई थी, क्लियर कट कल सही रिपीट कर रहा हूँ कि जब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो देन उनमें से 4 का सिलेक्शन करना हो तो 64। यहाँ तो अलग है, बिल्कुल केस चल रहा है। क्या है भाई, हमारे पास तो 3 ए है, 2 एन है और देन बी है, आइडेंटिकल और डिस्टिंक्ट है, और इनमें से हमें 4 का सिलेक्शन करना है। सही है, तो बात सुनिए, 4 था या 3 था, 3 ही था सर, 3 लेटर्स लेना था, 3 लेटर्स कर लीजिए। एनीवे वो 3 हो या 4 हो कोई मैटर नहीं है। तो क्या बात हुई थी सुनिए, ए सिलेक्शन में आपका 0 बार या 1 या 2 या 3 आ सकता है, यहां में है सम का एक्सप्रेशन बनाया। नेक्स्ट पार्ट एंड से आएगा जो कि 0 या 1 या 2, और नेक्स्ट पार्ट बी से आएगा जो कि 0 या 1 बार आएगा। और इस पूरे एक्सप्रेशन में से नंबर ऑफ टर्म ऑफ इंडेक्स 3 कितना है, 3 इंडेक्स वाले कितने टर्म है, इसका रिजल्ट बनाइए। रिजल्ट में से देख लीजिए कि 3 पावर के कितने टर्म है, उतने तरीके से ही 6 का सिलेक्शन होगा। ये बात हुई थी पहले। फिर मैंने कहा कि भाई जब सिर्फ पावर से ही मतलब है तो अलग अलग नाम क्यों रखे, ए एन बी सबका नाम एक्स रख दीजिए, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 1 + x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। यहां बन जाएगा 1 + x स्क्वायर, फिर 1 + x, और इसमें से आप देख लीजिए कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 कितना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर बता रहे हैं या आंसर? हाँ सही है, सही है। वो तो वैसे भी नहीं करूंगी, ये तो छोटा सवाल था, वो ऐसे भी हो जाता। हाँ भाई, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 निकालना है। तो क्या बताएगा सुनिए कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 6 पावर का 6 डिग्री का पोलोमियल बनेगा, तो उसमें सबका ही बता रहे हैं, 0 पावर, 1 पावर, 2 पावर, 3 पावर, 4 पावर, 5 पावर, 6 पावर, सबका बताने जा रहे हैं। तो ऐसे कंसीडर करेंगे कि पहले ये वाला एक्सप्रेशन आया 1 + x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, सिर्फ ये वाला आया। बताइए जब ये वाला एक्सप्रेशन आया तब इसका कोफिशिएंट कितना है, 1, अगले का 1, फिर 1, फिर ये 1, इसका 0, इसका 0, इसका 0, उस वक्त ये टर्म नहीं थे। सही है, इसके साथ आकर के ये मल्टीप्लाई हो गया 1 + x स्क्वायर, तो 3 स्टेप में यहां पावर बढ़ रहा है, तो हर बार पिछले 3 को जोड़ के ये आंसर देगा। तो उसके मल्टीप्लाई के बाद इसका कोफिशिएंट क्या आएगा, तो यहां से पीछे के 3 जोड़ लीजिए, 1, नेक्स्ट 0, फिर 0, तो 1, यहां से 3 जोड़िए तो 1 + 1 + 0, यहां से 3 जोड़िए तो 1 + 1 + 1, यहां से 3 जोड़िए तो 1 +, यहां से 3 जोड़िए तो 2, यहां से 3 जोड़िए तो 1, यहां से 3 जोड़िए 0। अरे सही है। उसके बाद 1 + x आ गया मल्टीप्लाई में, तो यहां 2 स्टेप में पावर बढ़ रहा है, तो वो पिछले 2 को जोड़ के देगा, तो 1 + 0, 2 + 1, 3 + 2, 3 + 3, 2 + 3, 1 + 2, 0 + 1। सही है। क्या बात हुई थी, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, 6, तो यही हो गया हमारा आंसर कि 6 तरीके से तीन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है, कर लीजिए। ये आईटी एडवांस का ऑब्जेक्टिव वाला सवाल था, लेकिन छोटा था, कोई बहुत टफ लेवल का नहीं था। ये तो 3 की बात हो रही है, तो वो तो मैनुअली भी रख सकते हैं। हाँ, लेकिन इस सवाल के लिए रख सकते हैं, ऑब्वियसली हम तो एक जनरल सॉल्यूशन देखेंगे जो हर सवाल में फिट बैठे। अभी रिसेंट में जो सवाल पूछा गया था मेंस में, वो था कि 4 लेटर्स फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड बर्राक, इससे 4 लेटर्स का सिलेक्शन। ये आपका मेंस में अभी हाल फिलहाल में ही, मतलब बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, याद नहीं आ रहा है कि 16 या 17 का है। इसे 4 लेटर सेलेक्ट करना था। होमवर्क है, अभी नहीं करना है वो, अब आप प्रैक्टिस के लिए कर लीजिए। क्वेश्चन लिख लीजिए, होमवर्क है। पेज छोड़ लीजिएगा, मुझे लग रहा है कि मुझे ही करना पड़ेगा कल। अगर ट्राई कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो हो जाएगा, अब तो कोई अब दिक्कत नहीं है। 4 लेटर्स फ्रॉम द वर्ड बर्राक। हटा दें। हटा दें। हाँ भाई।
2 और इस तरह से 10 तक, और देन 10 बनाने के लिए नेक्स्ट पार्ट z से आएगा जो कि 0 या 1 इस तरह से 10 तक। नहीं, ये एक्सप्रेशन बना के जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में इस तरह से कुछ टर्म्स आएंगे, देखते जाइएगा क्या यही टर्म आएंगे। बताइए कोई गलत तो नहीं लिखा हूं? जब इसको एक्सप्रेशन को ओपन करेंगे तो क्या रिजल्ट देगा? हर ब्रैकेट के एक एक टर्म का कॉम्बिनेशन देगा, वही बनाया हूं। इस ब्रैकेट का एक लिया, एक इस ब्रैकेट का, एक उस ब्रैकेट का, इसी तरह से आएगा। तो हर ब्रैकेट से एक एक टर्म का जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे वो सब के सब रिजल्ट में उतर आएगा। अरे सही है। अब जब ये रिजल्ट बन गया तो इसमें पावर जो था वो उसकी वैल्यू को इंडिकेट कर रहा था। तो जहां पे 10 पावर बन रहा है वो एक तरीके से उसका सॉल्यूशन सजेस्ट कर रहा है। देखिएगा, जैसे आपने ये एक सॉल्यूशन बोला, क्या ये टर्म इसका एक सॉल्यूशन सजेस्ट नहीं कर रहा है? पावर नेट बन रहा है 10, तो ये कह रहा है कि भाई ये भी इसका एक सॉल्यूशन है, वही वाला जो आखिर में लिखा हुआ है। अरे सही है कि नहीं? यहाँ पे नेट पावर 10 बन रहा है, तो एक तरीके से ये भी एक सॉल्यूशन सजेस्ट करा है कि x को 0 ले लीजिए, y को 0 ले लीजिए, z को 10 ले लीजिए। देखिए वो पहले वाले सॉल्यूशन को ही तो बता रहा है। अरे सही है। ये क्या सजेस्ट कर रहा है? तो x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 2। देखिएगा क्या ये एक सॉल्यूशन नहीं है? तो हर 10 पावर वाला टर्म एक इसका सॉल्यूशन सजेस्ट कर रहा है। तो इसमें से अब हम गिन लें कि नंबर ऑफ टर्म ऑफ इंडेक्स 10 कितना है, उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। किसी को समझ में आया भाई? ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ गए और उसमें से 10 पावर वाले कितने टर्म हैं वो गिन ले, उतने ही तो सॉल्यूशन होगा। ठीक है। अब थोड़ी यहां से अकल भी लगाना शुरू कर दें कि भाई हमें सिर्फ 10 पावर से मतलब है, किसके थ्रू आ रहा है उसे तो मतलब है नहीं। तो हम x y z अलग अलग वेरिएबल का लोचा क्यों रखें? x y z सबकी जगह एक नया वेरिएबल अल्फा रख दें। तो अल्फा रखेंगे तो अब ये एक्सप्रेशन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर से लेकर अल्फा की पावर 10 का क्यूब बन जाएगा, और जितने 10 पावर वाले टर्म्स होंगे वो सब अल्फा की पावर 10 में कन्वर्ट हो जाएंगे। नहीं, तो इसमें से हम गिन लें कि नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ अल्फा की पावर 10 कितने हैं, और कितने होंगे जितना उसका कोफिशिएंट। तो यहीं से उठा ले कोफिशिएंट ऑफ अल्फा की पावर 10 कितना है, उतने ही हमारा नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है? अरे ठीक है कि सबको अल्फा रख दिया तो ये 1 प्लस अल्फा स्क्वायर से अल्फा की पावर 10 तक बना, वो भी सेम वही, वो भी सेम, तो इसका क्यूब बन गया। और जितने 10 पावर वाले होंगे वो सब अल्फा की पावर 10 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस एक्सप्रेशन में से अल्फा की पावर 10 का कोफिशिएंट्स देख लें, उतने ही हमारा नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। हो गया क्लियर? अब आगे का काम फिर वो अलग है, कोफिशिएंट निकालना। लिख लीजिए, आगे फिर उससे बात करते हैं। अभी और आसान करते रहेंगे जहां तक मुमकिन होगा। क्या क्या? नो नो, इंडेक्स 10 माइनस नहीं, इंडेक्स 10 वो कॉलन लगा था। नंबर ऑफ टर्म ऑफ इंडेक्स 10
नो नो, जेड का ये वाला है, जेड एक्स की पावर 10, वाई की पावर 10 और जेड की पावर 10। नहीं वैसा नहीं करना, तो 10-10 को जोड़ते ही रह जाएंगे, वो लंबा पड़ जाएगा। हाँ देखते हैं, हाँ वही करो ना, जब वो तब जब जरूरत लगेगी तब ना वो करने जाएंगे। भाई आगे हमने कुछ कंसेप्ट पढ़ा था, ये तो एक जीपी है, जीपी से सिंप्लीफाई भी हो सकता है, तो सिंप्लीफाई करके ही क्यों ना सॉल्व करें। अदरवाइज उस तरीके से चले तो यहाँ पे एक बार तो कोफिशिएंट 1-1 रहेगा, अगली बार क्या होगा कि हर अगला जब ब्रैकेट आएगा तो वो वहां से 10 को जोड़ के आंसर देगा, 10 को जोड़ना तो पॉसिबल नहीं है, और 2 बार जोड़ भी ले तो तीसरी बार और दिक्कत हो जाएगी, तो जरूरत लगेगी तब हम उस पर जाएंगे। यहाँ तो सीधे से दिख रहा है कि ये एक जीपी बन रहा है, जीपी का कंसेप्ट लगा के पहले सिंप्लीफाई करेंगे तब करेंगे। नहीं हाँ, लेकिन उससे पहले एक बात और पूछ रहा था, सुन लीजिए। ये तो आपका आ गया कि इस एक्सप्रेशन में से 10 पावर वाले को निकालना है। चलिए अब बताइए, x की वैल्यू तो मैक्सिमम 10 तक ही हो सकती है, 11 तो हो नहीं सकती है। 11 अगर ले लेंगे तो फिर अगला को नेगेटिव में रखना पड़ेगा, 11 हो तो नहीं सकता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर मैं यहाँ पे x की पावर 11 भी रख दूं और देन अब जो नया एक्सप्रेशन बनेगा उसमें 10 पावर वाले की तादाद क्या इससे डिफरेंट होगी या यही रह जाएगा। जैसे x की वैल्यू 11 पॉसिबल नहीं था, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपने से अगर 11 रख दूं और तब उसका एक्सप्रेशन बनाऊं, बताइए उस वाले एक्सप्रेशन में 10 पावर वाले की तादाद कितना और बढ़ जाएगा इसके रखने की वजह से। सेम ही रहेगा, क्योंकि इसके रखने की वजह से किसी भी कोई नया 10 पावर का तो जनरेट कर ही नहीं रहा। बताइए कि जब ये इसके या इसके किसी से कंबाइन होगा तो क्या नया 10 पावर बनाएगा, क्या नहीं बनाएगा। तो इसके रखने से 10 पावर वाले की तादाद पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम रख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। सिर्फ यही पूछ रहा हूं कि क्या इसके रखने से 10 पावर वाले के नए टर्म्स भी बन रहे हैं क्या, नहीं ना, जितने पहले थे उतने ही रह जाएंगे। तो अगर फर्क नहीं पड़ रहा है तो रख दे, फिर जब 11 रख सकते हैं तो 12 पावर भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस तरह से फिर तब इंफिनिटी तक कर ले, जब पावर बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो बढ़ाते चले जाइए, क्या दिक्कत है, इंफिनिटी तक ले जाइए। इसी तरह यहां भी हम y की पावर 11 से लेकर के और अप टू इंफिनिटी तक कर दें। जब ये देख चुके भाई पावर बढ़ाने से कोई फायदा हो नहीं, फर्क नहीं पड़ रहा है, तो बढ़ा दें सबको, इंफिनिटी तक ले जाए। तो उससे फायदा क्या होगा कि अब ये जो एक्सप्रेशन बना ये चला जाएगा आपका इंफिनिटी तक, और इंफिनिटी तक जाएगा तो इनफाइनाइट जीपी का सम वो थोड़ा आसान होता है। भाई 10 टर्म का होगा तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इनफाइनाइट जीपी का है तो याद है a/1 - r, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला होता है a पहला टर्म डिवाइडेड बाई 1 - कॉमन रेशियो। तो पहला टर्म हो गया 1/1 - अल्फा, वो हो गया, जिसको फर्दर हम लिख सकते हैं 1 - अल्फा की पावर -3। और अब इसमें से हमें निकाल लेना है कोफिशिएंट ऑफ अल्फा की पावर 10, उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात समझ में आई, क्या अगर दिख रहा है कि हायर पावर के टर्म रखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो आप उसको इंफिनिटी तक कर दीजिए, क्योंकि इनफाइनाइट जीपी का सम करना आसान हो गया। अगर एन टर्म का होता तो थोड़ा लंबा हो जाता। एन टर्म के जीपी का सम होता है a/1 - r की पावर n बाई 1 - r, तो उसमें ये वाले टर्म्स भी आने लगते हैं। आंसर पे कोई इसके आने से फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन अननेसेसरी कैलकुलेशन बढ़ा देते हैं। दिख ही रहा है कि भाई कि इसके ये टर्म आ भी जाए तो आंसर पे तो फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन वो कैलकुलेशन थोड़ा लंबा कर देते हैं। क्लियर है? अरे ये क्लियर हो गया। तो अब मुद्दा क्या आया कि इसमें से अल्फा की पावर 10 का कितना कोफिशिएंट होगा, वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। हो गया, समझ में आ गया? 1 मिनट और अभी रुकिए, अब यहां भी अभी एक और बात, ये अभी
बाइनोमियल में आपको सिखाया गया था, याद करिए, 1 + x की पावर -n को जब एक्सपेंड करते हैं, याद है, नेगेटिव इंटीजर का, तो यहाँ पे n-1 C0, nc1 माइनस में आता था, nc1x, n+1 C2 x², n+2 C3 x³ और इस तरह से इंफिनिटी तक आता था। याद करिए, चिल्ला चिल्ला के बोला था कि जब भी नेगेटिव इंडेक्स वाले को एक्सपेंड करते हैं तो बेस तो बढ़ता ही बढ़ता है, इंडेक्स भी एक एक बढ़ रहा होता है, कि पहले इससे एक कम से शुरू होगा, n-1 से शुरू होगा, फिर n हो जाएगा, फिर n+1, फिर n+2, एक एक करके इंडेक्स भी बढ़ रहा होगा, बताया गया था। इसी में अगर 1 - x की पावर -n करें तब क्या होगा, तब x की जगह -x रख देंगे, तो -x रखने से क्या होगा कि आप सबके सब पॉजिटिव में दिखने लगेगा। ये हो जाएगा n-1 C0 प्लस nc1x प्लस का n+1 C2 x², फिर ये भी n+2 C3 x³ और इस तरह से इंफिनिटी तक जाएगा। अब इस एक्सपेंशन को देखकर बताइए कि x की पावर 10 का कोफिशिएंट क्या आएगा, x की पावर 10 का, जैसे x की पावर 3 का है तो कितना है, नीचे 3 है और ऊपर कितना है n+2, n+9 C10, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r कहा जाए तो CR और n+r से एक कम, जैसे n+10 का कहा गया तो यहाँ पे तो आपने 10 रखा और ऊपर क्या कहा है, n+10 से एक कम, यही बोला था ना, तो r का कहा जाए तो r से एक कम। तो ये एक कंसेप्ट जो कि बाइनोमियल वाला है, ये हमें हेल्प करेगा इसके आंसर बताने में कि इसमें x की पावर 10 का कितना कोफिशिएंट होगा, बताइए, x की पावर 10 का यहाँ पे, तो C10 n की पॉजिटिव वाली वैल्यू ली गई है, था -n और आपने यहाँ पे रखा है n, तो n प्लस r से एक कम, तो इसका मतलब 12C10, और 12C10 होता है 12C2 के बराबर, और 12C2 की वैल्यू निकलती है 2 × 1 ऊपर 12 × 11, और ये इस तरह से 66। इतना आंसर हो गया कि इसके टोटल 66 सॉल्यूशन हो गए। ये सब साइड में मार्क करते जाइएगा, अलग अलग जगहों पे है। और जब मार्क हो जाए 1 मिनट के लिए आप आराम से फुर्सत से नोट करते रहिए, मैं भी बहुत देर से अंदर ही हूँ, थोड़ा आ जाता हूँ बाहर से। अगला इसको फुर्सत से नोट करके तब ये लिखेगा फाइंड नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, ये आपका सवाल है, करिए।
ये वाला बता दीजिए पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। क्या फर्क क्या है पॉजिटिव इंटीग्रल में नॉन नेगेटिव इंटीग्रल में? जीरो नहीं ले सकते अब भाई, पॉजिटिव इंटीजर में कहा गया तो इसका मतलब जीरो नहीं ले सकते हैं, तो जीरो नहीं ले सकते हैं तो अब ये लिखा जाएगा x की पावर 1 से आगे, ये भी y की पावर 1 से आगे, z की पावर 1 से आगे का। अरे सही है। बता दूं ये, अरे समझ में आया या नहीं आया कि नॉन नेगेटिव का मतलब हुआ कि उसमें जीरो शामिल हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर कहा गया तो पॉजिटिव में जीरो नहीं आता है, 1 से शुरू होगा पॉजिटिव इंटीजर। सही है। ये एक्सप्रेशन बना दिया, सेम वही इसमें भी किया कि आगे का पावर्स को एक्सटेंड कर दिया। क्या करना होगा कि इसमें से 10 पावर के कोफिशिएंट्स निकालने होंगे, तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि x y z सबकी जगह पे एक वेरिएबल अल्फा रख देंगे। तो अल्फा रखने से क्या होगा कि ये अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब से इंफिनिटी का होल क्यूब बन जाएगा, और देन उसमें से निकाल लेंगे कोफिशिएंट ऑफ अल्फा की पावर 10। क्लियर। ये भी अगेन एक इनफाइनाइट जीपी है जिसके सम का फॉर्मूला क्या होता है a बाई 1 माइनस आर। क्लियर। जो बन गया अल्फा की पावर 3 और 1 माइनस अल्फा की पावर -3। अब इसमें से निकालना है कोफिशिएंट ऑफ अल्फा की पावर 10। अब इसमें से अल्फा की पावर 10, तो पता है कि अल्फा की पावर 3 इस एक्सपेंशन के हर टर्म को मल्टीप्लाई करने वाला है, तो यहां 7 पावर का जो कोफिशिएंट होगा वो ना मल्टीप्लाई होकर 10 पावर बनेगा। अरे पूरे में से ना अल्फा की पावर 10 निकालना है, तो इस एक्सपेंशन में जो 7 पावर का होगा वही मल्टीप्लाई करके अल्फा की पावर 10 बनाएगा। तो यहां से 7 पावर वाले का कोफिशिएंट क्या आएगा, तो C 7 और 3 प्लस 7 से एक कम, यानी कि 9C7, जो कि 9C2 के बराबर, और इसकी वैल्यू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, तो इस तरह से 36 इसके आंसर हो गया। सही है, छाप लीजिए। यही थोड़ा सा भी आगे कंटिन्यू करना है, तो कल जो है क्या आधे घंटे तक मतलब 30 मिनट्स में तो ये आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाएगा, और देन कल ही जो है प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर देंगे। सही है। कल नहीं, कल तो क्लास नहीं होगी, मैथ्स वाली क्लास नहीं होगी, परसों। हाँ, जब तक आराम से आप इसके क्वेश्चन वगैरह कर लीजिए, 1-2 एक्सरसाइज वगैरह, परसों क्लास लेंगे तो उस दिन कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं। इन वो दो लड़के थे इसी को खाली बाहर बैठे ड्रॉपर में उन्होंने सबने बोल दिया कि सारे कोई करने का सारे तो बहुत ज्यादा हो गए। हां किसका 5-6 लाख रुपए जमा हुए खाली बायो करना कंप्लीट है बाकी एक तो कंपनी का है जो बायो की बुक को उन पे मैडम पे उधर ही मैडम पे है, उनसे सिलेक्ट नहीं बनी थी, मैंने यहाँ से बना दिया।